जनसभा। पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी विजय प्रताप के समर्थन में रैली। 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग। बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारे में सीएम योगी। गुरुद्वारे में सीएम योगी ने टेका मत्था। बैसाखी की सभी प्रदेशवासियों को बधाई। गृह मंत्री अमित शाह का आज नोएडा दौरा। जनसभा कर महेश शर्मा के लिए मांगेंगे वोट। वेस्ट यूपी में आज बड़ी सभाएं करेंगे अखिलेश यादव। नगीना बिजनौर में होगी सभा। मेरठ में कार्यकर्ता से करेंगे मुलाकात। यूपी की 7 सीटों पर पीडीएम ने उतारे प्रत्याशी। बरेली से सुभाष पटेल, भदोही से प्रेमचंद बिंद और रायबरेली से मोहम्मद मोबीन चुनाव मैदान में। यूपी के 40 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कल 40 जिलों में ऐसा मौसम रहने का था। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते उत्तराखंड के रामनगर, जहां पर गणेश गोदियाल के समर्थन में रैली करी है प्रियंका गांधी वाड्रा। क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं दिखे, दिखना छोड़िए उसी भूमि को जिसे वो कह रहे थे अपने भाषण में देव भूमि कह रहे थे, जिसे वो कह रहे थे कि वो पूजते हैं, उसी भूमि के लिए उन्होंने 1 पैसा राहत नहीं दिया, आज तक नहीं दिया है। जितनी राहत थी वहां हिमाचल प्रदेश की सरकार ने खुद दी, क्योंकि केंद्र सरकार देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि देवभूमि उनके लिए सिर्फ उसी समय थी जब चुनाव का भाषण देने का समय था, जब आपदा आई, जब मुश्किलें हुई, जब लोग संकट में थे, तो देवभूमि नहीं रही। और मुझे उनका यहाँ का उत्तराखंड का भाषण सुनते हुए मेरे मन में ये बात आई कि एक उनके लिए कर्मकांड हो गया है, आदत बन गई है। मंच पे आते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, देवभूमि, धर्म, लेकिन सच्चाई बहुत दूर है इससे। और सच्चाई ये है कि हिंदू धर्म में आस्था का प्रमाण क्या होता है, बताइए, कौन बताएगा? सच्ची आस्था क्या कहलाती है? आस्था का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण हिंदू धर्म में त्याग होता है कि नहीं? सच्ची श्रद्धा तभी होती है जब कुछ इंसान कुछ त्यागता है उसके लिए। और मुझे लगता है कि जब कोई त्यागता नहीं है तो उसके मन में सच्ची श्रद्धा जाग नहीं सकती। मैंने त्याग देखा है। आप यहां इस प्रदेश से सरहद पे जवानों को भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं शहीद बनने के लिए। शहादत आप समझते हैं। मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी मां के सामने मैंने रखी। मैं शहादत को समझती हूं और मैं त्याग को समझती हूं। कितनी भी गालियां दें ये मेरे परिवार को, उस पिता के लाश की अगर ये अपमान करें, उस शहीद पिता का अपमान करें, हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था नहीं टूटती इस देश में, हमारी श्रद्धा नहीं टूटती, इनके कहने से नहीं टूटती, क्योंकि हमने त्याग दिया है, हमने शहादत देखी है। चाहे कितनी भी गालियां दें, चाहे कितना भी करें, ये हमारे संघर्ष को समझ नहीं सकते, और ये हमारी श्रद्धा, हमारे देश के प्रति प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। हमारे देशभक्ति को ये देशद्रोह कहें, हमें कुछ भी कहें, हम चुप रहते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है, नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है, सच्ची श्रद्धा है। इन्होंने अपने भाषण में ओआरओपी की बात की, सैनिकों की बात की, आपको बधाई दी कि आपके प्रदेश ने इतने सारे सैनिक सरहद पे भेजे। भाषण की बात है,
अग्निवीर कौन लाया और क्यों लाया? क्यों लाए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में नौजवान बच्चे दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, परिश्रम करते हैं सेना में जाने के लिए। दिल में देशभक्ति की भावना होती है, दिल में ये भावना होती है कि हम करके कुछ दिखाएंगे अपने देश के लिए, हम अपनी देश की सीमा पे खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। सरकार इसके लिए गंभीर है। हम बहुत सारे बंदरों को पकड़ने के लिए आगे योजना बना रहे हैं, किसी प्रकार से उनका यहाँ पर प्रकोप कम हो, यहाँ की खेती बाड़ी को जो नुकसान पहुंचाते हैं हम गंभीरता से उस पर विचार कर रहे हैं, आगे काम करेंगे। तो मैं आप सबका एक बार फिर से यहाँ से धन्यवाद करते हुए मेरे साथ जरा उद्घोष करिए। मैं कहूंगा अब की बार, आप कहेंगे 400 बार, अब की बार, अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। हमारा सांसद कैसा हो? अजय टंडा जैसा हो। हमारा सांसद कैसा हो? अजय टंडा जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मुस्तान धामी जिंदाबाद। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल रंजन जी भाईजी है, तुलसी कमल जी, जिनका ये सच्चाई है कि नहीं? इसी तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ पे पर्यटन की बातें करते हैं, कहते हैं कि पर्यटन की बहुत स्कीम गिना देते हैं आपको, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके जीवन है, सच्चाई आपका संघर्ष है, सच्चाई आज की बेरोजगारी है, सच्चाई आज की महंगाई है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, घोटाला हो जाता है, 20-20 लाख की नौकरियां बिक जाती हैं। किसके राज में हो रहा है ये? 10 सालों से किसका राज है? कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना, 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहां से आया? IIT, IIM पूरे देश भर में कहां से आए? एम्स कहां से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था, ये मुमकिन होता आज। तो सच्चाई क्या है? आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपके सामने कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था? मोदी जी का था? तो पहले कम क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान खेती में खून पसीना अपना दे रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा है। और रामनगर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा गणेश गोदियाल के पक्ष में रैली कर रही थी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। और उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे दिल्ली से खबर, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बड़ी खबर। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पे होगी सुनवाई। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता करेंगे सुनवाई। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया। ईडी के खिलाफ दायर याचिका। लखनऊ से खबर, जहां पर भाषा विश्वविद्यालय की बर्खास्त प्रोफेसर पर एफआईआर, सहायक प्रोफेसर पर लगा आरोप। एमए की फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी पाने का
आरोप लगाया है। प्रोफेसर डॉक्टर ताबिंदा सुल्ताना पर लगा आरोप, दस्तावेज की जांच के बाद दर्ज हुई एफआईआर। सैदपुर पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। कुल सचिव भावना मिश्रा ने दर्ज कराई एफआईआर। प्रोफेसर डॉक्टर ताबिंदा सुल्ताना पर लगा आरोप, दस्तावेज की जांच के बाद दर्ज हुई एफआईआर। कासगंज से खबर, जहां पर हजारा नहर में डूबे 5 लोगों के मिले शव। एनडीआरएफ की टीम ने निकाले थे 4 दोस्तों के शव। एटा जनपद के रहने वाले हैं सभी 5 युवक। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने 40 घंटे का किया रेस्क्यू। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिले सभी लोगों के शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। नदरई झाल के पुलिस स्थित हजारा नहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हजारा नहर में डूबे 5 लोगों के शव बरामद। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आज एक बॉडी मिली है जो 5वीं बॉडी थी। उससे पहले 2 बॉडी गांव वालों ने निकाल ली थी। कल हमने काफ़ी मेहनत करने के बाद 2 बॉडी निकाली, जिसमें हमने क्या है सिलेंडर के साथ डाइविंग भी कराई, जबकि इसमें पानी में घड़ियाल और मगरमच्छ का खतरा भी है। उसके बाद भी डाइविंग कराई। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो परिजन है उनके जो बच्चे थे वो 5 मिल गए। ये सबसे अच्छी बात है। लखनऊ से खबर, जहां पर सीतापुर में तैनात दरोगा की सुसाइड से जुड़ा मामला। दरोगा ने सरकारी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी। दरोगा का शव लखनऊ पहुंचने के बाद परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों का हंगामा देख बुलाई गई कई थानों की फोर्स। एसएचओ पर लगाया दरोगा को प्रताड़ित करने का आरोप। सुसाइड नोट पे भी एसएचओ पर लगाए गए गंभीर आरोप। परिजनों का हंगामा देखकर बुलाई गई कई थानों की फोर्स। एसएचओ पर लगाया दरोगा को प्रताड़ित करने का आरोप। परिजनों की तरफ से ये बात कही गई है। सुसाइड नोट पे भी एसएचओ पर लगाए गए हैं कई गंभीर आरोप। दरोगा का शव लखनऊ पहुंचने के बाद परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों का हंगामा देखकर बुलाई गई कई थानों की फोर्स। दरोगा का शव लखनऊ पहुंचने के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। एसएचओ पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, सीतापुर जेल में तो वहाँ पे सीतापुर में तैनात दरोगा ने खुद को गोली मार दी थी। और वहाँ पर जो परिसर में जब गोली मारी तो मौके पर तमाम जो अधिकारी पहुंच गए। वहाँ पर सीतापुर में जो दरोगा था मनोज यादव, उसके जेल से सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने साफ तौर पर लिखा था कि जो एसएचओ है राज बहादुर सिंह, उसके कारण मैं ये सुसाइड करने जा रहा हूँ, ये कदम उठाने जा रहा हूँ। फिलहाल उसने बताया कि सुसाइड नोट में लिखा था कि हर मामले में वो पैसों की मांग करता है, काफी प्रताड़ित करता है पैसों को लेकर। जब उसका शव आज लखनऊ में उसके आवास पे पहुंचा तब परिजनों
ने हंगामा काटना शुरू कर दिया और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। जैसे ही जानकारी लोकल पुलिस को ही तमाम जो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, कई अतिरिक्त फोर्स पहुंची वहां पर। उनके परिजनों को साफ तौर पर कहना था कि जो एसएचओ है उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और वहां के डीएम को यहाँ बुलाने की बात कर रहे थे। बहुत देर तक हंगामा चलता रहा। अभी भी जो माहौल है वो वहां का गर्म है। तमाम जो पुलिसकर्मी अभी मौके पर तैनात है वहां पर। जब बॉडी को परिजन को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी भी परिजन मांग कर रहे हैं कि उसके जो एसएचओ है राज बहादुर सिंह, उस पर मुकदमा किया जाए। फिलहाल लखनऊ की तमाम थानों की फोर्स मौके पर पहुंच दी गई है, जब परिजनों का कहना है कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो इस शव का, मनोज यादव के शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जिस तरीके से मनोज यादव ने सुसाइड करने के बाद एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाए, तो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए कि क्या एसएचओ इस तरीके की हरकत कर सकता है, क्या पुलिस के अंदर पैसों का खेल चलता है। तमाम सवाल भी खड़े हो गए हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें भरत, तो क्या इस पर समझाइश के लिए परिजनों को किसी तरीके की कोई कोशिश की गई है? देखिए, समझाने का प्रयास किया गया। लखनऊ के जो सीओ है, थाना लोकल सीओ, वो भी पहुंचे थे और सीतापुर के भी सीओ मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने प्रयास किया समझाने का, लेकिन अभी भी परिजन अड़े हुए हैं, अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं होगी पूरी, जब तक उस एसएचओ राज बहादुर सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिलहाल पुलिस के तमाम जो अधिकारी, प्रशासन के तमाम जो अधिकारी है वो वहां पर मौजूद है। बिजनौर थाना क्षेत्र है लखनऊ का, वहां पर, और समझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और हंगामे को देखकर भारी पुलिस फोर्स को बुलाया गया। बैसाखी के मौके पर सीएम योगी राजधानी के नाका हिंडोला स्थित गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने यहां शब्द कीर्तन आनंद का लिया और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने शीश नवाया। सीएम योगी ने कहा कि सिख हमारे देश की शान है। उन्होंने देश के लिए कभी भी अपनी परवाह नहीं की और मां भारती के सच्चे सपूत के रूप में खुद को स्थापित किया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले विकास कार्यों में शामिल सुनियोजित विकास कराना पहली वरीयता होने के बावजूद शहर के अवैध निर्माण लगातार जारी है। शहर में सुनियोजित विकास का खाका सरकारी दफ्तरों की फाइलों में बन गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। विभाग में प्रवर्तन विभाग की लंबी चौड़ी फौज के बाद भी अलबत्ता विभाग के सभी जोनों का यही हाल है। भले ही अवैध निर्माणों की फाइलों पर कलम से साहब लोग कार्रवाई कर रहे हो, पर जमीन पर अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिसका नुकसान न केवल विभाग को बल्कि जिस तरह अवैध निर्माण हो रहे हैं वहां बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाएं से लोगों को दो इतर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, घटिया निर्माण व लापरवाही के चलते लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। सुनियोजित विकास के लिए भले ही फाइलों का खाका तैयार कर दिया गया है, लेकिन वहीं बात की जाए राजधानी लखनऊ के विकास प्राधिकरण की, तो इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के विकास प्राधिकरण कार्यालय पे। आपको बताते चलें कि जिस तरह से अवैध निर्माण को लेकर लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी लगातार कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं, इसके बाद भी जो अवैध निर्माण है, चाहे जोन 5 की बात करें या जोन 7 की बात करें या तमाम अलबत्ता सभी जोनों की बात करें, तो स्थितियां सामान्य है। इसी तरीके से बड़े स्तर पर अवैध निर्माण हो रहा। अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्राधिकरण की तरफ से लंबी लंबी फौज है। प्रवर्तन दल में कई लोग तैनात रहते हैं, फिर भी जो शहर में अनियोजित विकास है वो बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और अनियोजित विकास के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों के जो जान की खतरा है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे खास तौर से देखा जाता है कि जो लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, चाहे रोटी, कपड़ा या मकान की बात करें, तो इससे कहीं ना कहीं उनको भी इतर होना पड़ता है। जब शहर में अवैध निर्माण होगा, अवैध निर्माण के माध्यम से देखा गया कि पिछली बार कई जाने जा चुकी हैं। देखा ये भी गया, चाहे अलाया की बात करें या तमाम बिल्डरों की बात करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो तैयार कर देते हैं, उसके बाद चाहे वो निर्माण क्वालिटी की बात करें, घटिया निर्माण के कारण कहीं ना कहीं जब बिल्डिंग गिरती है तो लोग दब जाते हैं, लोग मर जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान होता है। फिर भी विकास प्राधिकरण कार्रवाई तो करता है, कार्रवाई करने के बाद भी आखिर ये निर्माण क्यों नहीं रुकते?
वहीं बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो विकास प्राधिकरण से जो प्रवर्तन दल की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है वो अभी भी हाल फिलहाल शून्य मानी जा रही। वहीं बात करें जोन 5 के मानस इनक्लेव के इंदिरा नगर के पास की तो वहां पर बड़े संख्या में सैकड़ों की संख्या में रो हाउस तैयार किए जा रहे हैं। आखिर ये किसके सह पर ये रो हाउस तैयार किए जा रहे हैं? वहीं बात करें इसमें सबसे बड़ा जो मामला सामने निकल कर आता है सेटिंग और गेटिंग का। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें सेटिंग और गेटिंग होती कैसे है, अवैध निर्माण करने वाला अवैध निर्माणकर्ता कैसे डील करता है और जो विभाग के जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं या जो इंजीनियर्स हैं वो किस तरह से इसमें डीलिंग करते हैं, ये भी आपको बताते चले। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि लगातार देखा जाता है कि जब भी शहर में अवैध निर्माण होता है तो सबसे पहले सुपरवाइजर जाता है वहां पर एलडीए विकास प्राधिकरण से नोटिस देने के बाद जब अवैध निर्माण करता जेई के पास पहुंचता तो जेई साहब कहते हैं आप अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो कहता है सर बताइए क्या करना है। तो जेई साहब सीधा बताते हैं कि आप कमिश्नरी में अपील कर दीजिए, कमिश्नरी से जब तक फैसला होगा तब तक आप अवैध निर्माण को पूरा कर लेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं अपने आप को पोजीशन दे देंगे। तो यही कारण है कि अगर जिस तरह से लगातार अगर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में बड़े स्तर पर जो अवैध निर्माण चलता रहेगा तो आखिर ये जो आने वाला समय है जो स्मार्ट सिटी का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में या लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं विकास के लिए, जो लगातार प्रदेश के उपाध्यक्ष विकासरत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर खबर चलने के बाद जो खबर आखिर इसको किस तरह से विभाग संज्ञान लेता है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं आखिर उनकी जो नींद खुलती है कि नहीं खुलती, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। सहयोगी आदित्य के साथ मैं दीपक पांडे, के न्यूज, लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने आरजेडी कार्यालय में प्रेस वार्ता की और आरजेडी के वरीय नेताओं के साथ घोषणा पत्र जारी किया। तेजस्वी यादव ने देश की जनता के लिए 24 वचन दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। राजद के परिवर्तन पत्र में 24 वादे किए गए हैं। परिवर्तन पत्र जारी किए जाने के दौरान तेजस्वी यादव के साथ राजद के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। रालोद ने अपने परिवर्तन पत्र में बिहार और देश के लिए क्या कहा है, देखिए। परिवर्तन पत्र में बिहार के लिए क्या? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को 4000 करोड़ का विशेष पैकेज, बिहार में 5 नए एयरपोर्ट, भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज। बिहार में फिल्म टीवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फिल्म सिटी का निर्माण। परिवर्तन पत्र में देश के लिए क्या? देश में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी का दावा, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में रसोई गैस, अग्निवीर योजना को बंद करेंगे, 10 फसलों पर एमएसपी का वादा, पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लाने की बात, अर्धसैनिक बल को शहीद का दर्जा मिलेगा, रेलवे में सीनियर सिटीजन कोटा फिर से लागू करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिलवाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार के विकास के बगैर देश विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने ऐलान किया केंद्र में अगर हमारे गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार को 1,60,000 लाख करोड़ का विशेष पैकेज भी मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को 4,000 करोड़ रुपए की विशेष धनराशि मिलेगी जो इस पैकेज के तहत होगी। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।